हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस जो हैं वो देख रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो जो है वो एक कम्प्लेक्स फिनोमेना के हवाले से है, जो कि बाज़ औक़ात कभी कभी काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है और हमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, हमारे लिए कन्फ्यूज़न काज करती है। तो उसमें ये है कि हमें, जब हम सिंपल या कॉम्प्लेक्स सिस्ट देख लें लिवर पे या एडनेक्सल पे, तो हमें कहाँ फॉलो अप करना है, कहाँ सर्विलेंस स्कैन देना है और किस जगह पे हमने फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एडवाइस करनी है। अगर करनी है तो कौन सी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एडवाइस करनी है, इसका क्या प्रोटोकॉल है। तो ये वीडियो जो है इस हवाले से जो है वो बनाई गई है। कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप इस पर कुछ पॉइंट हमें क्लैरिफाई कर दें, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके और इसको जो है फॉलो अप किया जा सके। तो सबसे पहले जो है मैं लिवर सिस्ट की बात करूँगा। अगर लिवर सिस्ट जो है वो सिंपल है तो क्वाइट क्लियर है। आपने सिंपल सिस्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, इस लेवल तक है, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्पटम्स काज नहीं कर रहा, तो आप उसको फॉलो अप स्कैन दें और 6 महीने बाद उसको ज़रूर देखें। 6 मंथ के बाद फॉलो अप में अगर उसका साइज़ जो है वो सिग्निफिकेंटली इनलार्ज नहीं हुआ, तो आप जो है उसको फिर एनुअल सर्वेलेंस पे रख लें और एनुअल सर्वेलेंस में आप उसको जो है चेकअप करते रहिएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसमें कुछ कम्प्लेक्सिटी है, कम्प्लेक्स सिस्ट है, या उसमें सेप्टेशन है, या उसकी थिक वॉल है, या उसकी वॉल कैल्सिफाइड है, या उसके अंदर लो लेवल इकोस हैं, तो बेस्ट ये है कि आप एडवाइस करें पोस्ट थेरेपी स्कैन। क्योंकि जब आप पहली दफ़ा उसको देख रहे हो तो मरीज़ ने कोई मेडिसिन नहीं ली होगी, डॉक्टर ने डायरेक्ट उसको बेसल लाइन इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर दिया होगा, और एडवाइस करने के बाद जो है उसको बाद में पता लगा कि इसके अंदर या तो ये कोई एब्सेस फॉर्मेशन चल रही है, या कोई और हेमोरेजिक सिस्ट चल रहा है, या कोई और बिनाइन कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होते हैं वो फिनोमिना है, तो वो उसको एडवाइस कर दें तो वो मेडिकेशन एडवाइस कर देगा, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, या जो भी सर्टेन ड्रग्स जो हैं वो एडवाइस करेगा, क्योंकि ये उनकी डोमेन में आता है। और वो अपनी प्रैक्टिस को प्रॉपर तरीके से करेंगे, अपनी ड्यूटी को करेंगे। उसके बाद आप उसके फॉलो अप को देखेंगे कि पोस्ट थेरेपी फॉलो अप स्कैन इज सजेस्टेड। तो पोस्ट थेरेपी के बाद जब मरीज आपके पास दोबारा आएगा, तो आप देखेंगे कि आया वो रिग्रेस हो जाए गया कि नहीं। अगर वो रिग्रेस हो चुका है, फॉर एग्जांपल वो पूरा रिग्रेस हो चुका है, तो आप लिखें नो फर्दर फॉलो अप इज नीडेड। और अगर वो हाफ रिग्रेस है, तो आपको पता लगा कि 4 हफ्तों में, 1 महीने में ये आधा रिग्रेस हो गया, इसका मतलब है इसे 1 महीना और लगेगा फर्दर रिग्रेस होने में, तो आप उसे लिखें कि ये रिग्रेशन स्टेट में है, तो मैं इसको फर्दर फॉलो अप आफ्टर 6 वीक्स जो है करना चाहूँगा। फिर वो जीपी या मेडिकल फिजिशियन जो भी उसको देखेगा, चाहे वो उसको कंटिन्यू दवाई करता है या व्हाटएवर जो करता है, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। आप उसे दोबारा रिग्रेशन के लिए देखना चाहेंगे, तो आप उसको दोबारा बुलाकर देख लें। अगर वो रिग्रेस हो चुका है तो देन देयर इज नो नीड फॉर द फॉलो अप। अब थर्ड केस ये है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, जो कि आपको कुछ सस्पिशियस क्रिएट कर रहा है। आप समझते हैं कि शायद ये कोई मेटास्टेटिक डिपॉजिट हो, सिस्टिक मेटास्टेटिक हो, या कोई और फिनोमिना जो है वो अंडर प्रोसेस हो, और आप उस पर श्योर नहीं है, और आप अपने आप को क्लियर रखना चाहते हैं, सेफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कलीग एंड योर ओन सेल्फ एज वेल, तो आप ऐसा करें कि आप उसको फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एडवाइस कर दें। मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि बहुत सारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन, आई एम सॉरी, हायर इमेजिंग जो है वो रिक्वेस्टेड है। हायर इमेजिंग के फ़ौरन साथ ही हमारे जहन में हायर एजुकेशन आ जाती है, तो मेरा ख्याल है ये टिपिकल टर्म नहीं है जो कि एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए बेहतर मेथड यही है कि आप सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज़ करें। आप लिखें कि फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग इज़ रिक्वेस्टेड। अगर आपने वाकई हायर लिखना है ताकि आप अपनी सेंटेंस पे स्ट्रेस डाल सकें, तो आप लिखें हायर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, तो रेडियोलॉजी बता दें, हायर इमेजिंग कोई इट डजंट मेक एनी सेंस, तो आप हायर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग बता सकते हैं। अगर आपने वाकई हायर इमेजिंग को साथ अटैच करना है, एज अ प्रीफिक्स और सुफिक्स आपने लगाना है, तो आप ज़रूर लगाएं, लेकिन आप उसके साथ फर्दर हायर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है वो आप ज़रूर लिख दें, तो ये आपकी क्वेरी जो है क्लियर हो जाएगी। और फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग क्या है, बेस्ट है आप कंट्रास्ट इनहेंस सीटी कर दें, CECT जो एडवाइस कर दें,
या आप ट्राइफेजिक सीटी एडवाइस करते हैं। ट्राइफेजिक में ये है कि कंट्रास्ट के वॉश आउट को, डिले को देखा जाता है और इसकी प्रॉपर कुछ डिफरेंशियल है और डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो है बिनाइन है या ये कॉम्प्लेक्स है या ये कौन कौन से पैटर्न में आ सकता है। चंद एक ही सिस्ट हैं जो कि बड़ी आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, चंद एक लीजन है जो कि आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इसलिए कंट्रास्ट इनहेंस सिटी जो है वो उस पर डिफरेंशियल्स आप देख लें। इस कंट्रास्ट इनहेंस सिटी की डिफरेंशियल्स पे मैं एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको फ़ौरन इमीडिएट समझ आ जाए कि ये क्या क्या हो सकता है। तो उसके बाद अगर वो भी ना हो तो आप एमआरआई एडवाइस करें, और एमआरआई के बाद फिर आप अगर सस्पेक्ट करते हैं कि कुछ मैलिग्नेंट फिनोमिना है तो आप फिर डायरेक्ट जो है आप कहते हैं फर्दर कोरिलेशन जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी के साथ आप कोरिलेट करें। बाकी वो कैसे इस पाथवे को लेके चलते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई नो कि आपको जो है वो लिवर सिस्ट के हवाले से जो प्रोटोकॉल है जो समझ आ चुकी होगी। इसके साथ साथ आप BMUS की गाइडलाइन भी ज़रूर देख लें, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली और अंडरस्टैंडेबल होती हैं। बात चीज़ें वो ब्लैक एंड वाइट में उस रूल पर जो है वो पैरामीटर पे पूरी नहीं उतरती। तो उसके लिए आपको आपके पास प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। आपको मेंटली वाइज होना चाहिए कि आपने किस जगह पर क्या करना है लॉजिकली, ताकि आप फिर उसका रीज़न जो है वो पेश कर सकें और अपनी जस्टिफिकेशन पेश कर सकें। दूसरा जो है वो है एडनेक्सल सिस्ट। एडनेक्सल सिस्ट में जो है अगर वो सिंपल सिस्ट है तो अगेन सेम प्रोटोकॉल, फॉलो अप स्कैन 4 to 6 वीक्स, क्योंकि 6 वीक्स के बाद सेकेंड मेंस्ट्रुएशन में ये सिस्ट मोस्ट ऑफन क्वाइट ऑफन रिग्रेस हो जाते हैं। अगर वो रिग्रेस नहीं हुए और इनका साइज़ वही 2 से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के दरमियान रहा तो फिर आप 5 सेंटीमीटर के सिस्ट को जो है फर्दर इमेजिंग के लिए और गायनी रेफरल जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर प्रोटोकॉल ये है कि अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो आप फिर अगेन पोस्ट थेरेपी फॉलोअप दे दें। पोस्ट थेरेपी के बाद अगर वो 6 महीने बाद 6 हफ्तों बाद मरीज़ भेजती है उसे वॉटेवर जो कि मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर जो गायनाकोलॉजिस्ट है या जनरल फिजिशियन है वो सजेस्ट करता है फॉलोअप, आप फिर उस फॉलोअप को दोबारा देखें। अगर वो रिग्रेस हो चुका है तो फेयर इनफ, नो नीड फॉर द फर्दर फॉलोअप। अगर वो हाफ रिग्रेस्ड है, एडवाइस फर्दर फॉलोअप टू लुक फॉर कंप्लीट रिजोल्यूशन, और इस तरीके से आप फॉलोअप को जो है पैटर्न करेंगे। अगर वो जो है कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, सिस्ट एडिनोमा है, सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा है, टेराटोमा है, कुछ और डर्माइड सिस्ट्स हैं, मल्टीपल डिफरेंशियल उसके, तो ऐसी सूरत में आप जो है फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एडवाइस करें, जिसमें आपके पास बेस्ट है एमआरआई एडवाइस कर दें। सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट को आसानी से पिक कर लेता है और क्वेरी क्लियर हो जाएगी। वेदर उसको जो है सर्जिकल ऑप्ट करना है, उसे मेडिसिनल ऑप्ट करना है, उसे FNAC करना है, उसे ड्रेनेज करना है, वट एवर देयर प्रोटोकॉल्स आ, वो अपनी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। लेकिन तो आपकी पार्ट पर आपने फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एडवाइस कर देनी है, गायनी रेफरल एडवाइस कर देना है। मैं अक्सर यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको इस तरीके से सेंटेंस लिखें कि गायनी रेफरल इज रिकमेंडेड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग। तो आपने क्लियर कर लिया, गायनाकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, उसने अपनी प्रैक्टिस में देखा इस चीज़ को और वो जो प्रॉपर समझती हैं, अगर उसने मेडिकेशन देनी हो तो वो दे देंगी, सर्जरी करनी हो सर्जरी कर देगी। लेकिन अगर उसने देखा कि ये वाकई नहीं है तो वो फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के लिए ऑप्ट कर लेगी। तो ये एक बेहतरीन प्रोटोकॉल है। इस वीडियो में मैंने कुछ इमेजिंग लेकर थोड़ी सी उस पर नरेशन कर दी है, क्योंकि मैं अब फर्दर पूरी सिस्टिक लीजन को लिवर के नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी है। एडनेक्सल सिस्ट मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए, वो कुछ ही हफ्तों में आपके सामने आ जाएंगे और उसकी डिफरेंशियल भी क्लियर हो जाएगी, तो आप फिर उस वक्त उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। थोड़ी सी मैंने सिंपल और कम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करते हुए इस बात को दोबारा रिपीट की है ताकि आपका नॉलेज दोबारा रिफ्रेश हो जाए, एक दफ़ा रिपीटिशन हो जाए। आप याद रखिएगा कि रिपीटिशन इज़ द बेसिस ऑफ मेमोरी। आपने मेमोरी में कोई चीज़ रिटेन करनी है तो वो एक दफ़ा में नहीं होती, आपको चाहिए कि एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा और 3 दफ़ा, 3 दफ़ा इन वीडियोस को एक दफ़ा देख लें आप, एक दफ़ा रिपीट करें, फिर दूसरी दफ़ा करें, फिर तीसरी दफ़ा करें, आपके माइंड में ये मुकम्मल ग्रिप कर जाएगी और आपको याद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस जो है ये आपको आसानी पैदा करेंगी, आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगी। तो आइए ये अगली स्लाइड्स देखते हैं।
इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे अगर आप गौर से देखें तो आपको जो है लिवर के अंदर सिस्ट नज़र आ रहे हैं। आल्दो ये मल्टीपल सिस्ट है, जो लार्जेस्ट सिस्ट है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर से कम है। इसका वॉल जो है वो इसकी वॉल जो है बिल्कुल नॉर्मल है, इंट्राल्यूमिनल कोई इकोज नज़र नहीं आ रहे, कोई डेब्रस नज़र नहीं आ रही, कोई वॉल थिकनेस नज़र नहीं आ रही। तो ये एक सिंपल सिस्ट है। इस सिस्ट में जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप 6 मंथ सर्वेलेंस स्कैन जो है आप करेंगे और 6 मंथ का फॉलो अप करेंगे, और अगर 6 मंथ के बाद इसका साइज़ नॉर्मली रहा, बड़ा ना हुआ, तो आप इसको जो है एनुअल सर्वेलेंस पे रख सकते हैं। हर साल बाद इसका एक स्कैन कर लिया करें। तो ये एक्चुअली प्राइमरी सिस्ट होते हैं। ये इस प्राइमरी सिस्ट के हवाले से प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप उस वीडियोस को एक नज़र देख लें। चूँकि इसमें मल्टीपल सिस्ट हैं तो इसमें आप एक चीज़ को जो है वो उसके लिए वर्कअप करें कि उसे कहते हैं वॉन हिप्पन लिंडो डिजीज़, जिसमें कि मुख्तलिफ आर्गन्स में सिस्ट्स होते हैं। तो आप किडनीज़ के सिस्ट ज़रूर देख लें कि उसमें तो सिस्ट नहीं है, या पेंक्रियाज में तो कोई सिस्ट नहीं है। अगर वहाँ पे नहीं हो, ये सिंपल सिर्फ लिवर में ही है, तो ये कंसिडर होंगे कि ये जो है कॉन्जेनिटल सिस्ट है। इसका प्रोटोकॉल जिस तरह मैंने आपसे बताया कि कोई फर्दर हायर इमेजिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट जो है वो ओल्ड है और उसमें कैंसर की हिस्ट्री है तो फिर ये सिस्टिक मेटास्टेसिस को देखने के लिए आपने ये करना है कि फ़र्दर हायर इमेजिंग कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। कंट्रास्ट इनहेंस सीटी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ट्राईफेजिक सीटी एब्डोमेन जो है वो जितने भी लीजन है उसको क्लैरिफाई कर देती है, तो इसलिए आपने सीटी जो है या कंट्रास्ट इनहेंस सीटी या ट्राईफेजिक सीटी जो है वो आप एडवाइस कर देंगे अगर कि कोई सस्पिशन कैंसर का है। अगर नहीं है, पेशेंट यंग है और अंडर 15 ईयर्स एज है, तो आप इसको फॉलोअप स्कैन 6 मंथ और उसके बाद फिर 1 साल बाद उसका फॉलोअप करवा लें। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को आप गौर से देखें तो आपको जो है इसमें एक सिस्ट नज़र आ रहा है, इक्वेस्टिक एटीन्यूएशन जो है आपको नज़र आ रही है। अगर आप इसमें देखें तो लिवर आपको जो है वो फैटी नज़र आ रहा है, तो ये फैटी लिवर के अंदर एक सिंपल सिस्ट है। इसका प्रोटोकॉल ये है कि आपने इसको 6 मंथ के बाद फॉलो अप करना है। अगर फॉलो अप में इसकी साइज़ जो है वो चेंज नहीं हुआ, उसके अंदर कोई कंटेंट चेंजेस तब्दीली नहीं हुई, तो फिर आप इसी पेशेंट को जो है एनुअल सर्वेलेंस पे रखेंगे, यानी 1 साल बाद आप इसका ये सिस्ट चेक करेंगे। अब अगर आपने 6 महीने बाद इसको चेक किया और इसकी साइज़ में कोई तब्दीली आ गई या साइज़ बड़ा हो गया या इसके अंदर लो लेवल इकोज आ गए, तब फिर आपने ये करना है कि आपने हायर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है वो सजेस्ट करनी है, जिसमें कंट्रास्ट इनहेंस सीटी आता है, ट्राईफेजिक सीटी आता है, एमआरआई आता है। आप ये इसको एडवाइस करके जो है आप इसको फर्दर वर्कअप करें। लेकिन अगर कोई तब्दीली नहीं आई तो इसका फिर प्रोटोकॉल यही है कि आपने इसको 6 मंथ के बाद चेक करना है और 6 मंथ के बाद फिर आपने इसको 1 साल के बाद फॉलोअप करना है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे अगर आप गौर से देखें तो अगेन आपको एक सिंपल सिस्ट नज़र आ रहा है, इक्वेस्टिक एटीन्यूएशन आपको नज़र आ रही है, ब्लैक एरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है सिस्टिक लीजन है, और इसके अंदर कोई ये जो ब्लैक एरिया थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक एरो ये कुछ कैल्सिफिक फोकाई को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ सस्पिशियस क्रिएशन यहाँ पे हो रही है। तो इस केस में आपने पहले ये करना है कि आपने इसको हायर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सजेस्ट करनी है, ताकि आप इसकी अंदर के फर्दर कंटेंट्स को देख सकें कि कोई और पैथोलॉजिकल प्रोसेस तो इसके अंदर जारी नहीं है। और फिर उसके बाद आपने इस पेशेंट को 6 मंथ के बाद चेक करना है। अगर 6 मंथ के बाद इसका यही कंटेंट्स और यही स्ट्रक्चर और इसकी वॉल और इसमें कोई और इंट्राल्यूमिनल कंटेंट्स नहीं आए और कंडीशन सेम रही, तो फिर इसको बिनाइन कंसिडर करके इसका एनुअल फॉलोअप करना होता है। एनुअल आपने इसको स्कैन को देखना होता है, और अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर आपने इसको रेफरल करना है सर्जिकल यूनिट की तरफ, ताकि वो फर्दर इसको देख सकें। और डिफरेंशियल के लिए आप मेरी फर्दर वीडियो देख लें। अगर आप गौर से देखें तो अगेन ये लिवर के अंदर एक सिस्ट है, लेकिन इस सिस्ट को अब हम सिंपल नहीं करेंगे, इसको हम जो है कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहेंगे। अगर आप गौर से देखें तो लो लेवल हेमोरेजिक सिस्ट, लो लेवल हेमोरेजिक कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, हेमेटोक्रेट इसमें नज़र आ रहे हैं, आपको इकोजेनिक पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हेमोरेजिक सिस्ट है। हेमोरेजिक सिस्ट आपको जैसे ही नज़र आए तो पहले तो ये पेशेंट की हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करें
मरीज़ को ज़रूर पेन होगा, इस रीजन पे पेन होगा, क्योंकि हेमोरेजिक सिस्ट जो है वो पेनफुल होते हैं। जब आपको अल्ट्रासोनिक अपीयरेंस नज़र आ जाए तो आपने स्ट्रेट अवे इसको जो है हायर रिजोल्यूशन इमेजिंग पे कंसिडर करना है। अगर सिस्ट का साइज़ छोटा है, लेस देन 2 लेस देन 3 सेंटीमीटर है, तो एक और प्रोसीजर ये भी है कि आप उसको इमीडिएट फॉलोअप पे रख लें। मसलन आप उसे 4 से 6 महीने या विद इन 3 मंथ आप उसको दोबारा चेक कर लें। अगर पेशेंट का जो कंडीशन है वो रिग्रेस हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर रिग्रेस नहीं हो रही और साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो उस सूरत में आप हायर इमेजिंग जो है वो कंसिडर करके और उसको रेफरल दे देंगे सर्जिकल डिपार्टमेंट की तरफ, ताकि उसको फर्दर वर्कअप हो सके और इसकी डायग्नोसिस हो सके। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे अब एडनेक्सल सिस्ट को हम चेक कर रहे हैं। ये सिंपल सिस्ट है, एडनेक्सा में है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। आप देखें तो सिस्ट का साइज़ जो है वो तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के करीब है। तो ये एक सिंपल सिस्ट है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंशियल्स जो है वो दिए हुए हैं कि कहाँ पर आपने जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स कहना है, कहाँ पे मैच्योर फॉलिकल कहना है, कहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल कहना है। तो काइंडली आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। ये सिस्ट जो है असल सिस्ट की कैटेगरी में आता है और ये सिंपल सिस्ट की कैटेगरी में आता है। जब एडनेक्सल में सिंपल सिस्ट आ जाए तो पहला प्रोटोकॉल ये है कि आप उसे 4 से 6 हफ्तों में चेक करेंगे। इस दौरान दूसरी मेंसेस साइकिल में अक्सर ये सिस्ट जो है रिग्रेस हो जाते हैं। अगर ये रिग्रेस हो जाता है तो फेयर इनफ, अगर नहीं होता तो इस सूरत में आप फिर इसके 2 ऑप्शन होते हैं। आप पोस्ट थेरेपी फॉलोअप कहेंगे कि आप रेफ़र कर देंगे गायनी डिपार्टमेंट में, वो मेडिसिन दे के दोबारा फॉलोअप करा लेंगे। अगर उस सूरत में दोबारा ये सेल रिग्रेस हो जाता है मेडिसिन के बाद तो बिल्कुल ठीक है। अगर अगेन नहीं होता मेडिसिन देने के बाद भी तो फिर आप इसको हायर इमेजिंग खसूसी तौर पर एमआरआई एडवाइस करेंगे ताकि इसका फर्दर वर्कअप हो सके, और अगर इसके अंदर कोई और न्यू प्लास्टिक मेलिग्नेंट एक्टिविटीज़ है तो वो वहाँ पे पिक की जा सके। ये एक दूसरा स्कैन है, इसमें भी एडनेक्सल सिस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिस्ट क्लियरली आपको कॉम्प्लेक्स सिस्ट दिखाई दे रहा है। साइज़ में काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन 6 to 7 सेंटीमीटर इन लार्ज है। इसके अंदर लो लेवल इंटरनल इकोस फ्लोट कर रहे हैं और आपको थिक डेब्रेस भी नज़र आ रहे हैं जो कि फाइब्रिनस टिश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक हेमोरेजिक सिस्ट है। अगर आपको ऐसा सिस्ट अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाता है तो प्रोटोकॉल इसका ये है कि आप इसको जो है वो फॉलो अप नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको बराह रास्त एमआरआई स्कैन जो है एडवाइस करेंगे, ताकि एमआरआई स्कैन पर इसकी डायग्नोसिस होने के बाद इसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके। अगर सिस्ट जो है वो तकरीबन कोई 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के दरमियान है और वो हेमोरेजिक सिस्ट है, तो ऐसी सूरत में आप फिर पोस्ट थेरेपी फॉलोअप एडवाइस कर देंगे ताकि मेडिसिन देने के बाद उसे चेक करें। अक्सर मेडिसिन देने के बाद जो है वो सिस्ट जो है रिग्रेस हो जाते हैं और फिर उसके बाद हायर इमेजिंग की ज़रूरत नहीं होती और कोई रेडिएशन को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर सिस्ट बराह रास्त आप देखते हैं तो वो बड़ा है और हेमोरेजिक है तो फिर उसमें चांसेस ऑफ रप्चर होते हैं। इसलिए बेहतर है कि डायरेक्ट जो है एमआरआई एडवाइस करने के बाद उसको गायनी रेफरल एडवाइस कर दें। ये पेल्विक ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर एक और कॉम्प्लेक्स सिस्ट नज़र आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्ट में आप और से देखें तो लो लेवल इंटरनल इकोज़ है, फाइन लीनियर इकोज़ आपको नज़र आ रहे हैं और इंट्राम्यूरल नोड्यूल नज़र आ रहा है। तो ये तो एक कंफर्म डर्माइड सिस्ट है। इसमें पहला पॉइंट तो ये कि आपने ऐसे सिस्ट पर अगर इंट्राम्यूरल नोड्यूल हो तो हमेशा डॉपलर इफ़ेक्ट्स डालने हैं कि अगर उसमें कोई वेस्कुलरिटी इंट्राम्यूरल नोड्यूल में जब वेस्कुलरिटी आ रही होती है और वो वेस्कुलर होता है तो इसमें ज़्यादातर सस्पिशन जो है वो मैलिग्नेंसी का होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इंट्राम्यूरल नोड्यूल में हमेशा जो है वो डॉपलर सिग्नल को जो है चेक करें। तो इसमें आप देखते हैं तो इस पेशेंट में अगर आपके पास डर्माइड आ गया, आप इसकी डायग्नोसिस पे कंफर्म है तो आप बराह रास्त गायनी रेफरल कर लें, सर्जिकल डिपार्टमेंट रेफरल कर लें। लेकिन अगर आपकी सस्पिशन है और आप समझते हैं कि ये डर्माइड सिस्ट तो है लेकिन कंफ्यूज है, तो ऐसी सूरत में फिर आप एमआरआई जो है एडवाइस कर दें और सजेस्ट कर दें कि कोरिलेशन जो है अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस जो है वो एमआरआई के साथ की जाए। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को आप देखें तो आपको डर्माइड सिस्ट के 2 पैटर्न दिखाए गए हैं।
लेफ़्ट साइड पे जो है इसके अंदर लो लेवल लीनियर इकोज़ नज़र आ रहे हैं जो कि हेयर्स हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं। और आपको राइट साइड पे जो है वो इकोजेनिक डेब्रिस और नोड्यूल नज़र आ रहा है जो कि टूथ हो सकता है। जिस तरीके से आपको पता है कि डर्माइटिस में जो है वो स्किन के डेरिवेटिव्स होते हैं, या बाल हो सकता है या बोन हो सकती है या टूथ हो सकता है। तो ये पैटर्न जो है आपको स्किन डेरिवेटिव्स के डर्माइटिस में जो है वो नज़र आते हैं। तो ये दो आपके पास क्लियर कट एग्जांपल हैं। तो ये एक ही पेशेंट के अंदर दो पैटर्न डर्माइट के नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपको नज़र आए तो इस मरीज़ में कोई फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म है तो आप स्ट्रेट अवे जो है डायग्नोसिस लिख कर आप गायनी डिपार्टमेंट या सर्जिकल डिपार्टमेंट रेफरल दे दें, गायनी डिपार्टमेंट रेफरल दे दें। और अगर आप फिर भी सस्पिशियस है कि हो सकता है ये लेफ़्ट वाला जो है ये हेमोरेजिक कंटेंट हो, तो उसके लिए बेहतर है आप उसको एमआरआई एडवाइस कर दें। इस तरह के केस में किसी किस्म की कोई फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती।